हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सेव एकेडमी। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पूरा का पूरा खत्म करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझना होगा हम लोग को कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बहुत सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स लेने होंगे और उसका अरेंजमेंट किस तरीके का होना चाहिए। उसका अरेंजमेंट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर हम बहुत सारे ले रहे हैं तो इस तरीके के लिस्ट ऑफ नंबर्स को लेने का फायदा क्या है। अगर हम कोई भी एक टर्म उठाए और उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करें, कोई भी एक टर्म उठाए और उसके पहले वाले टर्म से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एक वैल्यू मिलता है आर, है ना। एक वैल्यू मिलता है आर, मतलब ये जो आर है ये एक फिक्स नंबर, ये ऑलवेज हम लोग को मिलेगा। चाहे हम ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर करें तो भी आर मिलेगा, और आगे ए आर टू द पावर 4 अपॉन ए आर टू द पावर क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो भी हम लोग को वही आर मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है और वो कुछ ऐसे है जिसमें कोई भी एक टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और उसका वैल्यू एक फिक्स नंबर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ टर्म्स है ये एक जीपी क्रिएट करेगा। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्रिएट करेगा। समझ में आया? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मेन कंसेप्ट क्या है कि इसके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं और उनका जो है रेशियो, कोई भी एक टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से जो रेशियो निकलता है वो रेशियो ऑलवेज एक फिक्स नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके के लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जीपी बोलते हैं। अब जीपी में हम लोग को क्या क्या चीज का जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। पहला तो हम लोग को फर्स्ट टर्म का जरूरत है जो कि हमारा ए है। ठीक है, और हम लोग को किसका जरूरत है, कॉमन रेशियो दैट इज द फिक्स नंबर आर का हम लोग को जरूरत है। ठीक है, और अगर ये दोनों चीज हम लोग को मिल रहा है और आगे दो तीन टर्म्स और हम लोग को गिवन है तो वेल एंड गुड। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इस जीपी में आने वाले जितने भी टर्म्स है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म अगर हमको बोल दे कि A11 क्या होगा या फिर 11 टर्म क्या होगा, 22nd टर्म क्या होगा, तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जीपी का एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं। पहला एग्जांपल है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है हमारा 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 एंड कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। अब इसमें देखने को क्या है, अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 अपॉन 2 का भी वैल्यू क्या आएगा, 2। मतलब जब भी हम कोई भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो एक कॉमन रेशियो हमको मिल रहा है, दैट इज अ फिक्स नंबर 2, है ना। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये किस में है, जीपी में है। ठीक है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये जीपी में है। अच्छा, अगर ऐसा करे, हमको क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर्स है, ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर्स है अगर हम यहां पे ऐसे लिख दे 0, ठीक है, फिर 4, फिर 8 12, इस तरीके से कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। अगर हम ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स क्रिएट करते हैं और हम लोग से पूछा जाए कि क्या ये जीपी में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे। ऑब्वियस सा बात है, हम लोग को अगर इसको करे 4 अपॉन 0 तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अनडिटरमाइंड हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू अनडिटरमाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा जीपी है, मान लीजिए ये सारा नंबर्स हमको दिख रहा है और साथ ही साथ आगे में हमको एक 0 मिल गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि वो जीपी बना ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई भी एक टर्म 0 हो गया तो ओवरऑल जो रेशियो बनेगा हमारा, एक रेशियो, वो रेशियो जो है हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा।
और अगर रेशियो अनडिफाइंड हो गया तो हमको कॉमन रेशियो तो सब जगह पे मिलेगा नहीं। हो सकता है कि हमारे सेकेंड रेशियो जो है, अगर हम R2 के बारे में बात करें, वो R3 के बराबर हो जाए, R4 के बराबर हो जाए, इस तरीके से सारा बराबर हो जाए। लेकिन अगर R1 का वैल्यू समथिंग अपॉन 0 आ रहा है, मतलब क्या है कि ये अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, उसमें अगर मेरा पहला टर्म 0 है या फिर कोई भी टर्म 0 है, तो हमको क्या पता चलता है कि वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो कभी भी जीपी में नहीं हो सकता, वो कभी भी जीपी में नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 4 कॉमा -2 कॉमा 1 कॉमा -1 अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 4 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। ये सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स है हम लोग के पास। अब ये जो नंबर्स है, अगर इसमें हम R1 निकाले तो वो क्या होगा, -2 अपॉन 4 दैट इज -1 अपॉन 2, है ना, क्लियर है। अच्छा, सेकेंड रेशियो R2 अगर हम लोग निकाले तो वो क्या होगा, -1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1। ये भी हम लोग को -1 अपॉन 2 दे रहा है। इस तरीके से जितना भी रेशियो हम लोग निकालेंगे वो सारा रेशियो क्या आएगा, -1 अपॉन 2 आएगा। अगर सारा रेशियो कॉमन आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये जीपी में है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए, इसी तरीके से 18 -12 8 एंड कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, ये जो टर्म्स है ये सब जीपी में होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब तो हम लोग पहचानने सीख गए कि कौन सा जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स जीपी में है, कौन सा नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग सीख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, बोल क्या रहा है कि अगर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स है जो कि एक जीपी में है और आर उसका कॉमन रेशियो है, तो हमारा एन टर्म, कोई भी टर्म, ठीक है, कोई भी टर्म जो है, मान लेते हैं nth टर्म हम लोग बात कर रहे हैं, तो nth टर्म जो होगा वो a इंटू आर टू दी पावर n-1 होगा। ध्यान से सुनिएगा, a इंटू आर टू दी पावर n-1 होगा। ठीक है, कौन सा टर्म, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर टू दी पावर n-1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कोई जीपी दिया हुआ है उसमें कोई भी एक टर्म बोल दे, मान लीजिए 22nd टर्म बोल दे, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना 22nd टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगर मान लेते हैं ये जीपी कंटिन्यूड ना हो करके एक लास्ट टर्म को कंटेन करता है, जैसे एपी में हम लोग देखे थे एक लास्ट टर्म को कंटेन कर सकता है कोई भी एपी, है ना। अगर एपी डिफाइंड है, उसका लास्ट टर्म डिफाइंड है, तो एपी कंटिन्यूड हमेशा नहीं चलेगा, एक जगह जाकर के एंड करेगा। वैसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारा लास्ट टर्म जो है वो हमारा nth टर्म के जैसा एक्ट करता है ना। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर n-1। कब, जब मेरा जीपी कहीं पे एंड हो रहा हो। अगर जीपी एंड नहीं हो रहा हो तो हम लोग an का फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर जीपी एंड हो रहा है कहीं पे तो हमारा लास्ट टर्म जो है a इंटू आर टू दी पावर n-1 के रूप में हम लोग देखते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। फिर अगर हमको बोल दे कि एंड से, अगर हमको बोल दे, मान लेते हैं कि इस तरीके से ए आर स्क्वायर कंटिन्यूड अप टू एल तक एक जीपी गया हुआ है। ठीक है, तो ये जो जीपी है इसमें लास्ट से अगर हमको बोल दे कि फिफ्थ टर्म बताओ, पीछे से हमको बताना है कि पांचवा टर्म क्या होगा। ठीक है, हमको ये नहीं बोला कि आगे से बताओ कि ये टर्म क्या होगा, हमको ये बोल रहा है पीछे से बताओ कि पांचवा टर्म क्या होगा। तब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो पीछे से जब भी हमको पूछे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, L इंटू 1/r टू दी पावर n-1, लास्ट टर्म इंटू 1/r टू दी पावर n-1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक क्वेश्चन इजी सा दे देता है कि लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको बताना है कि लास्ट टर्म से सेवेंथ टर्म क्या होगा।
लास्ट टर्म से 10th टर्म क्या होगा। तो आप लोग इजीली इस फॉर्मूला से जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला क्या, 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर इन जीपी। 3 नंबर्स है ए बी सी, ये तीनों नंबर्स जीपी में तभी हो सकते हैं जब मेरा बी स्क्वायर एसी के बराबर हो। जब मेरा बी स्क्वायर एसी के बराबर हो। कैसे हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या बोला, ए बी और सी जीपी में, यही बोला। ए बी और सी अगर जीपी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेशियो होगा वो दोनों केस में सेम होगा, है ना। हमारा जो रेशियो होगा वो एक कॉमन रेशियो होगा दोनों केस में। मतलब b अपॉन ए, कोई भी एक टर्म लिए b और उसका प्रीसीडिंग टर्म लिए a, उन दोनों को डिवाइड किए तो डिवीजन जो है थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यही हमारा r होता है, यही हमारा r होता है। अब जो है अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बोल सकते हैं ना हम लोग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो वही यहां पे बता रहा है कि अगर कोई 3 टर्म हमारे इस जीपी में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर एसी के बराबर है। या फिर अगर बी स्क्वायर एसी के बराबर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी एंड सी आर इन जीपी। ठीक है, वही अगर हम लोग एपी पे बात करें, एपी में हमने पढ़ा था कि अगर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि 3 टर्म एपी में है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब जो है जैसे एपी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमको सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है तो हम लोग अरेंजमेंट बना सकते हैं नंबर्स का, है ना। तो उसी तरीके से अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ हो जीपी में, एपी में सम ऑफ नंबर्स पे बात होता है और जीपी में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पे बात होता है। अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मालूम है तो 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए अपॉन आर कॉमा ए आर। ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए अपॉन आर कॉमा ए आर। ठीक है, और वही अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, वो 4 नंबर्स को कैसे लेंगे, ए अपॉन आर क्यूब कॉमा ए अपॉन आर कॉमा ए आर क्यूब। ठीक है, याद रहेगा। अगर 4 नंबर्स पे बात करें तो ए अपॉन आर क्यूब का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, अगर हमको बोले कि 5 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है तो 5 नंबर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर कॉमा ए अपॉन आर कॉमा ए आर स्क्वायर। ये एकदम ध्यान में आपको होना ही चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्या है, अगर 5 नंबर्स का फॉर्मेट है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ए अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर। ठीक है, वही अगर हमको 4 नंबर्स के बारे में बोले तो ए अपॉन आर क्यूब कॉमा ए अपॉन आर ए आर क्यूब। ठीक है, इसको एकदम याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, बोल क्या रहा है कि एक जीपी है, हमको पता चल गया कि उसका टर्म कैसे निकाल सकते, कोई भी टर्म। ठीक है, उसका लास्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म से अगर हमको बोले कि 5वां टर्म बताओ, 7वां टर्म बताओ, या फिर कोई भी टर्म बताओ, कैसे निकाल सकते हैं। अगर उसका प्रोडक्ट गिवन है तो किस तरीके से नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने अभी तक सीखा। अब हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग सम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी जीपी का। क्या बोला कि हम लोग किसी भी जीपी का सम कैसे निकाल सकते हैं अप टू एन टर्म्स। मान लेते एक इनफाइनाइट जीपी है, उसमें बोल दिया कि एन टर्म्स तक का सम बताओ। ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले सोचते हैं कि अगर मेरा जीपी ऐसा है जिसमें मेरा सारा टर्म क्या है, ए ए ए ए इस तरीके से कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, और हमको बोला क्या, इसका एन टर्म्स का जो है सम बताना है। तो एन टर्म्स का सम कैसे निकलेगा, तो इस ए को हमको क्या करना होगा, एन टाइम्स तक ऐड करना होगा, अप टू एन टाइम्स, है ना।
तो हमको क्या पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है वो n इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि ए n टाइम्स तक ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल अगर कोई जीपी है जिसमें सारा टर्म सेम है, ठीक है, जिसमें सारा टर्म्स सेम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका सम जो होगा वो क्या होगा, Na। समझ में आ रहा है? क्या होगा? Na होगा। और अगर ये कब का केस है? जब मेरा जीपी में आर का वैल्यू 1 हो, जब मेरा जीपी में आर का वैल्यू 1 हो, क्योंकि हमारा जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मेट में चलता है। अगर आर का वैल्यू हम 1 कर दे तो सारा क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए, इस तरीके से ही हम लोग को एक ऐसा जीपी मिल सकता है जिसमें सारे टर्म्स सेम हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारे टर्म्स सेम है तो क्या ये जीपी में है? तो अगर हम लोग डिवाइड करें ए अपॉन ए 1, कोई भी ए अपॉन ए अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब कॉमन रेशियो ऑलवेज सेम है, तो ये जीपी में है ना। तो अगर ऐसा कोई जीपी मेरे पास है जिसमें सारे टर्म सेम है, तो उसका जो सम टू एन टर्म्स होगा, मतलब ओवरऑल इस तरीके से जितने भी टर्म्स होंगे उसका अगर एन टर्म्स का हमको सम बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो Na के बराबर होगा। क्लियर है? कब? जब मेरा जीपी में कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 होगा, आर का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अगर आर का वैल्यू 1 नहीं है, अगर आर का वैल्यू 1 नहीं है तो दो केस बनते हैं। ठीक है, एक जब आर मेरा 1 से छोटा हो, क्लियर है, एक जब आर मेरा 1 से छोटा हो और एक जब आर मेरा 1 से बड़ा हो। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 1 का कंडीशन तो हमको समझ में आ गया। एक आर 1 से जब छोटा हो और एक आर 1 से जब बड़ा हो, तो ओवरऑल मान के चलते हैं कि लेस देन 1 में हमारा एक वैल्यू आ रहा है -1/3, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है आर का वैल्यू। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर वाला क्यों फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? देखिए, अगर यहाँ पे -1/3 है तो 1 माइनस आर अगर हम लोग निकाले तो 1 माइनस -1/3 होगा, ये होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 + 1/3, दैट मीन्स 4/3। समझ में आ रहा है? तो ये क्या किया, ओवरऑल इस वैल्यू को पॉजिटिव बना दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, ऐसे हम लोग कोई भी फॉर्मूला किसी में भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस एक रेफरेंडम के लिए आपको बोल रहा हूं कि आप जो है r<1 के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा और r>1 के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि यही यूज करना है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूं कि आप जो है ये यूज कीजिएगा तो आपसे जल्दी ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फॉर्मूला क्या अपनाना है, अगर हमको कोई एक जीपी दिया हुआ है जिसमें टर्म्स a, ar, ar² कंटिन्यूड अप टू सो ऑन के फॉर्मेट में है, तो सम टू एन टर्म्स क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, या तो फिर a इंटू आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको एक ऐसा जीपी दिया हुआ है जो जाकर के किसी एक लास्ट टर्म में एंड हो जा रहा है, ठीक है, मतलब क्या है कि एक लास्ट टर्म उसके पास है जो कि हमारा एल है, तो अगर हमको बोले सम टू एन टर्म्स निकालने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग के पास फॉर्मूला है a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, या फिर एल आर माइनस ए अपॉन r-1, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर r जो है लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और r ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमको क्या बोला कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हम लोग को गिवन है, इसका 15th टर्म निकालो, है ना।
15 वाला जो टर्म होगा मतलब A15 क्या है ये हम लोग को पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो टर्म्स हम लोग को दिए हुए लिस्ट ऑफ नंबर्स में ये जीपी में है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये जीपी में है कि नहीं। हम लोग पहला जो है R1 निकालते हैं, कॉमन रेशियो 1। अगर कॉमन रेशियो 1 कॉमन रेशियो 2 मतलब रेशियो अगर सारा सेम है तो वो एक कॉमन रेशियो बनेगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले रेशियो निकालते हैं R1। R1 क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट मींस 1/√3 डिवाइडेड बाय √3। इसका मतलब क्या हो गया, ये बन गया 1/√3 इंटू ये √3/1 था, ये बन गया 1/√3, दैट मींस 1/3 आया, है ना। तो R1 हम लोग को क्या मिला 1/3, R1 हमको मिला 1/3। R2 पे आते हैं, R2 क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1/3√3 होल डिवाइडेड बाय 1/√3, ये √3 कैंसिल, तो वैल्यू हम लोग को क्या मिला 1/3। तो फिर से R2 भी 1/3 आया। इसमें हमको क्या पता चला कि जो रेशियो हम लोग को मिल रहा है वो कॉमन है सभी केसेस में, है ना, वो कॉमन है सभी केसेस में। इसका मतलब कि ये जीपी में है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन जीपी इन विच R is 1/3 and A is √3। समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट के साथ आप लिखिएगा द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन जीपी whose R is equal to 1/3 and A is equal to √3। ठीक है, अब हम लोग को A15 निकालना है, तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास AN is equal to A plus N माइनस A इंटू R टू दी पावर N-1, यही है हमारा फॉर्मूला। गलती से मैंने एपी का फॉर्मूला लिख दिया था। हंड्रेड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, A इंटू R टू दी पावर N-1। अब अगर A अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, A15 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारा A क्या होगा √3 इंटू R क्या है 1/3 के पावर में N-1, 15 - 1 क्या हो जाएगा 14, ये होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग को A15 का वैल्यू समथिंग लाइक दिस मिला। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस पे ध्यान देते हैं। हम लोग A15 को, इस √3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, इनटू इसको लिख सकते हैं 1/3 के पावर में 14, और ओवरऑल इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में -14, है ना। चलिए, अब बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर क्या होगा ऐड होगा, है ना। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n जब होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n। इसका मतलब यहां पे क्या होगा 3 के पावर में 1/2 प्लस -14, दैट मीन्स इसका वैल्यू होगा 3 के पावर में 1/2 -14, ये होना चाहिए। इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 3 के पावर में 1 -28/2, अगर एलसीएम ले ले तो, है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 3 के पावर में -27/2, है ना। तो ये हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आएगा कि हमारा 15th टर्म जो होगा इस जीपी का वो होगा 3 टू दी पावर -27/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारा a जो है 0 नहीं हो सकता, लेकिन हमारा r जो है वो जो है नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, r जो है हमारा नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। जैसे r का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा -1/3, तो r नेगेटिव हो सकता है, और a का वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होगा। ये 2 पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 3/16, -3/8,
कॉमा 3/4 कॉमा -3/2 डॉट 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 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये जो चीज है सबसे पहले इसमें हमको ये नहीं बोला है क्वेश्चन कि यहाँ पे ये कैसा मतलब हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो सबसे पहले जब नहीं दिया हो तो हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा कि ये जीपी में है कि एपी में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को कॉमनली अभी ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको ये जीपी का है, इस कारण से आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि जीपी में है। लेकिन इन केस अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आर निकालोगे और R1 इज इक्वल टू R2 करके आप बता दोगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जीपी में है। सबसे पहले आपको यही करना होगा अगर क्वेश्चन में जीपी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आप आर का वैल्यू बताओगे, ए का वैल्यू बताओगे। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा -3/8 डिवाइडेड बाई 3/16। दैट मीन्स -3/8 इंटू 16/3 और ये कट के आ जाएगा -2। बाकी सभी नंबर्स में भी अगर आप इस तरीके से R1 R2 R3 इस तरीके से सारा आप निकालने का कोशिश करोगे तो सब में R का वैल्यू आएगा -2। ठीक है, तो ओवरऑल हमको कॉमन रेशियो क्या मिल गया, -2। तो यहां पे R का वैल्यू क्या है, -2 है। और A हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है 3/16। क्लियर है? और हम लोग को क्या बोल रहा है कि इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में -3/2 के बाद कौन सा नंबर होगा, -3/2 के बाद कौन सा नंबर होगा। तो ये जो टर्म है अगर हम लोग देखें, ये हमारा पहला टर्म हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये इसके बाद वाला पांचवा। मतलब हमको क्या चाहिए, A5 चाहिए, है ना। हम लोग को क्या जरूरत है, A5 का जरूरत है। तो A5 क्या होगा, A5 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर an है तो क्या होता है a इंटू r⁻n-1। अगर मेरा n 5 है मतलब 5-1 दैट इज 4, तो हम लोग को क्या मिलेगा, A5 इज इक्वल टू a इंटू r⁻4। अच्छा, a का वैल्यू क्या है 3/16 इंटू r क्या है -2 का पावर 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा 3/16 इंटू -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 4 पे अगर हम लोग बात करें मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट मीन्स 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। तो हमेशा याद रखिए -1 के पावर में अगर इवन नंबर है तो वो ऑलवेज एक पॉजिटिव 1 देगा, और अगर -1 के पावर में ऑड नंबर है तो उसका वैल्यू -1 आएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पे क्या है, -1 के पावर में 4 है दैट मीन्स वो +1 बन गया। ओवरऑल 2 के पावर में 4 है दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16। तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा और A5 का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3। मतलब हमारा फिफ्थ टर्म, उसके बाद वाला टर्म -3/2 के बाद वाला टर्म जो है वो क्या होगा, 3 होगा। वो क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द जीपी, अब हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जीपी है, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जीपी है। तो हम लोग को बोलना है कि ये 1/243 जो है इस जीपी में किस टर्म में आएगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म में है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये n के किस वैल्यू के लिए जो है ये 1/243 आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, let 1/243 be the nth term of the GP। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंस ये जीपी जो है कंटिन्यूड है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये 1/243 इसका लास्ट टर्म है। अगर ये 1/243 यहाँ पे होता तो हम लोग आसानी से बोल सकते थे, लेकिन ये कंटिन्यूड जीपी है, इस कारण से ये 1/243 को हम लोग क्या लेंगे, हम लोग nth टर्म लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज an इज इक्वल टू 1/243। क्लियर हुआ? अब an का फॉर्मूला क्या है जीपी में,
an का फॉर्मूला है हमारा a इंटू r टू द पावर n माइनस वन, यही है, इज इक्वल टू 1/243 होगा। ये होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, अगर ऐसा है, हमारा a क्या है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, और कॉमन रेशियो क्या है 1/3/1, दैट इज 1/3, है ना। तो a हमारा 1 है और r जो है हमारा वो 1/3 है, के पावर में n-1 जो है 1/243 के बराबर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर में n-1 होल डिवाइडेड बाई 3 के पावर में n-1 इज इक्वल टू 1/243। क्लियर है। अच्छा, 1 का पावर में कुछ भी रहे वो तो ऑलवेज 1 ही देगा, दैट मीन्स ये क्या है 1/3 के पावर में n-1 इज इक्वल टू 1/243। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर इस रेशियो को हम पलट दें तो हम लोग बोल सकते हैं 3 के पावर में n-1 इज इक्वल टू 243। क्लियर है। अब 243 जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 3 इंटू 8 इज 24, 3 इंटू 1 इज 3, 3 into 27 is 81, 3 into 9 is 27 and 3 into 3 is 9। तो ओवरऑल हमको क्या मिल रहा है, 3 के पावर में 3 4 5, है ना। तो 3 के पावर में 5 जो है वो मेरा क्या है 243 है। क्लियर है। अगर हम पावर को इक्वेट करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि n-1 जो है वो 5 के बराबर है, n-1 जो है वो 5 के बराबर है। अगर n-1 5 के बराबर है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, n का वैल्यू 6 हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस जीपी में हमारा जो 6 टर्म होगा वो क्या होगा 1/243। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट x, x+3, x+9 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। हमको क्या बोला कि 3 टर्म्स हम लोग को जीपी में दिया हुआ है और वो पहला 3 टर्म है, x है, x+3 है और x+9 है। याद कीजिए 3 टर्म्स के बारे में 2 कंडीशंस हम लोग ने देखा था। पहला कंडीशन क्या था कि अगर हमको कोई भी 3 टर्म दिया हुआ है जीपी में तो उसको हम लोग a, b, c मान ले और b² इज इक्वल टू AC का जो हम लोग का फॉर्मेट है वो अप्लाई कर ले। या तो फिर अगर हमको तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करें, हम लोग उसको a/r, a के रूप में ले लें, है ना। तो प्रोडक्ट के बारे में तो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला, तो इस कारण से ये कंडीशन तो मेरा हट गया। समझ में आ रहा है। तो मेरा कंडीशन क्या बचा, b² इज इक्वल टू AC का, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू x+3 एंड c इज इक्वल टू x+9 be the first 3 terms of the GP। अगर ऐसा हम ले ले तो हम आराम से लिख सकते हैं कि b² AC के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x+3 का होल स्क्वायर x इंटू x+9 के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं x² + 9 + 6x
इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x मिलेगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 9 इज इक्वल टू 9x माइनस 6x, दैट मीन्स 3x का वैल्यू जो है 9 होगा, इसका मतलब x का वैल्यू जो है 3 होगा, x का वैल्यू जो है 3 होगा। समझ में आ रहा है। और हम लोग को क्या बोला है, बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। और अगर हम लोग को बोल देता है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स आल्सो, तो हम लोग क्या करते, x का वैल्यू तीनों टर्म में पुट कर देते, तो पहला टर्म 3 होता, दूसरा टर्म 6 होता और तीसरा टर्म 12 हो जाता। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है, इजी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Determine the 12th term of a GP whose 8th term is 192। बोल रहा है कि हमको जो है 12th टर्म के बारे में बताना है, जब हमको 8th टर्म पता है जो कि है हमारा 192, और हमारा कॉमन रेशियो जो है, जो कि हमारा R है, वो है 2। क्लियर है। ये दो कंडीशंस गिवन है, हम लोगों को क्या बोला है, A12 बताना है। कोई भी टर्म है, अगर हम an के बारे में बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। इसमें जरूरत किसका किसका है, अगर मान के चलिए हमको A12 पूछ रहा है, मतलब n तो गिवन है ना, हमको r भी गिवन है, हमको जरूरत सिर्फ a का है ना, हमको जरूरत सिर्फ a का है। तो हम लोग A8 से क्या करेंगे, सबसे पहले a लाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लाने का कोशिश करेंगे। क्लियर है। अच्छा, तो A8 क्या होगा, a इंटू आर के पावर में 7, इसका वैल्यू हो जाएगा 192। ठीक है, मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अवर a विल बी 192 अपॉन r का पावर 7, दैट मीन्स 192 अपॉन 2 का पावर 7। r क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, a क्या होगा 190 अपॉन 2 का पावर 7। ये वैल्यू बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, अब जो है हमको क्या चाहिए, A12 चाहिए। A12 पे आते हैं। A12 will be equal to a into r to the power 11, है ना, a into r to the power n minus 1 होता है ना। अच्छा, a का वैल्यू क्या है, 192 अपॉन 2 के पावर में 7 इंटू r टू दी पावर 11, r क्या है 2, 2 के पावर में 11। तो ओवरऑल हमको क्या मिल रहा है, 192 इंटू 2 के पावर में 11 डिवाइडेड बाई 2 के पावर में 7, क्या मिल रहा है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। इसका वैल्यू क्या होता है, a टू दी पावर m माइनस n, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 11 माइनस 7, यही होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, 192 इंटू 2 टू दी पावर 11 माइनस 7। क्लियर है। अच्छा, तो A12 जो है वो हम लोग बोल सकते हैं 192 इंटू 2 टू दी पावर 4 बोल सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा 192 इंटू 16। क्या मिलेगा, 192 इंटू 16। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिलेगा 3072। कितना मिलेगा, 3072। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी, 3 टर्म हम लोग को दे दिया है जीपी का, 5वां टर्म दे दिया है, 8वां टर्म दे दिया है और 11वां टर्म दे दिया है। ठीक है, हम लोग को क्या क्या दे दिया है,
A5 हम लोग को दे दिया है जो कि क्या है, P है। A8 हम लोग को दे दिया है जो कि क्या है, Q है। और A11 हम लोग को दे दिया है जो कि क्या है, S है ना। हम लोग को क्या बोला है, सो डैट, क्या शो करना है हम लोग को, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस पे सोचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या है, Q स्क्वायर। Q स्क्वायर मतलब A8 का होल स्क्वायर है ना। Q स्क्वायर मतलब A8 का होल स्क्वायर। अच्छा, A8 का होल स्क्वायर, A8 क्या है, A इंटू आर टू दी पावर 7। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू आर टू दी पावर n-1। तो हम लोग को R n का वैल्यू जो है 8 है, तो A एज इट इज रहा, R के पावर में n के जगह पे 8-1 किए, n-1 की जगह पे 8-1 करेंगे तो आएगा 7। क्लियर है, मतलब हमको क्या मिला, Q स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू आर टू दी पावर 7 का होल स्क्वायर। 8 इतना और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 7 इंटू 2 दैट इज 14 है ना। पावर के ऊपर में पावर जब भी होता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए P इंटू एस। पी क्या है, A5 और A11। ऐसा करते A5 के बारे में सोचते हैं। अगर A5 के बारे में सोचे तो वो कैसा होगा, A इंटू आर टू दी पावर 5-1 डेट इज ए आर का पावर 4। हम क्या करते हैं, इससे ए आर के पावर 4 को बाहर ले आते हैं तो क्या बचेगा, A इंटू आर टू दी पावर 10 बचेगा। देखिए A इंटू ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 इंटू आर टू दी पावर 10 क्या देगा, आर का पावर 14। क्लियर है। अच्छा, ए आर का पावर 4 क्या देगा, A5। उसी तरीके से ए आर का पावर 10 क्या देगा, A11 है ना। ए आर का पावर 4 A5 देगा और ए आर का पावर 10 A11 देगा। ओवरऑल हमको क्या मिल गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू A5 का वैल्यू जो है वो क्या है, A5 का वैल्यू है P और A11 का वैल्यू है S। मतलब Q स्क्वायर जो है PS के बराबर हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। अच्छा, 3 टर्म्स है जीपी का जिसका सम हमको क्या दे दिया है, 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। और साथ ही साथ प्रोडक्ट का भी बात कर दिया। जब भी प्रोडक्ट के बारे में बात होगा और 3 टर्म्स का बात होगा तो हम लोगों ने एक नोट पॉइंट देखा था कि उन तीनों टर्म्स को हम लोग क्या ले लेंगे, लेट द टर्म्स बी A अपॉन R कॉमा A कॉमा AR है ना। हम लोग ये टर्म्स ले लेंगे। अब जो है हमको क्या बोला, इन तीनों टर्म्स का सम क्या है, 39/10। तो A अपॉन R प्लस ए प्लस AR इज इक्वल टू 39/10 हम लोग को गिवन है पहला। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग को गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। मतलब A अपॉन R इंटू A इंटू AR इट इज इक्वल टू 1 है ना। तो हमको क्या बोला है, फाइंड द कॉमन रेशियो, R निकालना है, एंड द टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स होंगे, मतलब A/R, A और AR का वैल्यू भी बताना है। क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सोच सकते हैं A/R इंटू ए इंटू AR में R और R कैंसिल हो सकता है प्रोडक्ट में, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, A³ का वैल्यू मिलेगा 1। इसका मतलब A का वैल्यू हमको मिलेगा 1 है ना। A का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर हम A का वैल्यू 1 इसमें पुट कर दे तो हमको क्या मिलेगा, पुटिंग
a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग को मिलेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। यही मिलना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं r प्लस 1/r इज इक्वल टू 39/10 माइनस 1। बोल सकते हैं ये 1 को हम लोग इधर ले आए और r प्लस 1/r को एज इट इज लिखती हैं। तो ये जो है अगर हम एलसीएम ले ले तो ये क्या बन जाएगा? 39 माइनस 10/10 दैट इज 29/10, है ना। तो r प्लस 1/r का वैल्यू क्या आया? 29/10। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? r प्लस 1/r को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? r स्क्वायर प्लस 1/r इज इक्वल टू 29/10। ये मिलना चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो हम लोग बोल सकते हैं 10r स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 29r। बोल सकते हैं हम लोग। इजी है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या करना होगा? फैक्टराइज करना होगा। क्लास 9 में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा है, तो करेंगे क्या? 10 इंटू 10 इज 100। 100 कैसे आ सकता है? 25 इंटू 4 करके। 25 इंटू 4 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? अगर उन दोनों को ऐड करते हैं 25 प्लस 4 29 आ जाता है ना। तो ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 29r सॉरी माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? 5r। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा? 2r माइनस 5। पहला दो टर्म के लिए अगर हम लोग कॉमन 5r लेते हैं तो क्या मिलेगा? 2r माइनस 5। और इन दोनों टर्म में अगर हम कॉमन ढूंढे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2। -2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? 2r माइनस 5। ये मिलेगा हम लोग को। क्लियर है? तो हम लोग को क्या मिला? 2r माइनस 5 अगर हम कॉमन ले ले अब तो 2r माइनस 5 मल्टीप्लाइड विथ 5r माइनस 2 इट विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? r का वैल्यू या तो 5/2 होगा या तो फिर r का वैल्यू 2/5 होगा। क्लियर है? हमको क्या बोला था? r का वैल्यू निकालो और जो टर्म्स है उसका वैल्यू निकालो। तो r का वैल्यू तो आ गया। अब टर्म्स पे आते हैं। तो दो केसेस हम लोग के बनेंगे। पहला केस जब हमारा r 5/2 है और दूसरा केस जब हमारा r 2/5 है। ठीक है, हमारे टर्म्स क्या क्या थे? a/r, a और ar। a/r का मतलब 1/5/2, है ना। दैट मीन्स ये क्या बन गया? 2/5 बन गया। a क्या है? a का वैल्यू है 1 और ar क्या है? 1 इंटू 5/2 दैट इज 5/2, है ना। तो जब मेरा r का वैल्यू 5/2 होगा तो हमारा पहला टर्म होगा 2/5, दूसरा टर्म होगा 1, तीसरा टर्म होगा 5/2। ठीक है, और जब r का वैल्यू 2/5 होगा तो a/r क्या आएगा? a/r हो जाएगा 5/2। a क्या है? 1 है और ar क्या है? a इंटू 2/5 दैट मीन्स 1 इंटू 2/5 दैट इज 2/5। मतलब टर्म्स तीन ही है, 2/5, 1 और 5/2। कंडीशन है कि जब r का वैल्यू ये होगा तो ये तीन टर्म होंगे और अगर r का वैल्यू 2/5 होगा तो भी वही तीन टर्म होंगे, लेकिन अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जीपी में हम लोग इस तरीके से
क्वेश्चन को कर सकते जब हमको बोले कि आर का वैल्यू बताओ और टर्म्स बताओ, जब तुमको सम और प्रोडक्ट उन तीनों टर्म्स का पता हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। बोल क्या रहा है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स में पीछे से छठा टर्म बताना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर क्या है? 3 -6 12 -24 डॉट 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 अप टू 1 2 2 8 8, मतलब लास्ट टर्म हमको दे दिया गया है। एल का वैल्यू क्या है? एल का वैल्यू है 1 2 2 8 8, और हम लोग को पूछा है कि लास्ट टर्म से छठा टर्म, दैट मींस मान लेते हैं कि लास्ट टर्म से छठा टर्म L6 के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो L6 का वैल्यू बताइए, है ना। तो लास्ट टर्म से छठा टर्म का जो फॉर्मूला, लास्ट टर्म से nth टर्म का जो फॉर्मूला था वो क्या था? L इंटू 1/r टू दी पावर n-1 होता था। तो यहाँ पे 6 टर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 - 1 दैट इज 5 होना चाहिए। क्लियर है? किसमें? जीपी में। अब देखते हैं ये जीपी है कि नहीं। तो 3 - 6, अगर -6/3 करे तो 2, और अगर 12/-6 करे, सॉरी 3 - 6/3 करे तो -2, 12/-6 करे तो भी -2, मतलब आर मेरा -2 है ना। और लास्ट टर्म जो है 1 2 2 8 8 है, तो इंटू 1 2 2 8 8 इंटू 1/-2 के पावर में हो जाएगा 5। क्लियर है? अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 2 8 8 इंटू -1, -1 का पावर 5 क्या होगा? -1 दे देगा, और 2 का पावर 5 क्या दे देगा? 32। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1 2 2 8 8 को, अगर हम लोग -32 से डिवाइड करें तो हम लोग को क्या मिलेगा? -384। क्या मिलेगा? -384। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्या आएगा? -384। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग को क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमको क्या बोला कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स मेरा दिया हुआ है जिसमें ए मेरा 81 है, और कॉमन रेशियो अगर हम लोग देखें -27/81, आर अगर हम लोग निकाले तो वो क्या होगा? -27/81। तो -3 × 9 इज 27, 3 × 27 इज 81, है ना। फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हो जाएगा -1/3, है ना। मतलब आर का वैल्यू है -1/3। आर का वैल्यू है -1/3, और एल का वैल्यू है -1/27। तब हमको बोल रहा है कि हमको सम चाहिए, है ना। तो सम जो है, सम टू एन टर्म्स जो होता है, जब लास्ट टर्म हमको गिवन होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है? LR-A/R-1, ये होता है LR-A/R-1, यही है फॉर्मूला। या तो फिर A-LR/1 R। अब हम लोग इसमें पढ़े थे कि R के वैल्यू के हिसाब से हम लोग जो है फॉर्मूला को चुनेंगे। R क्या है हमारा? नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 - R वाला फॉर्मूला लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? A-LR/1 R यूज करेंगे। ठीक है। अब A-LR/1 R में हम लोग वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या होगा? A हमारा क्या है? A हमारा है 81, माइनस L हमारा क्या है? -1/27, और R हमारा क्या है? -1/3। ये होना चाहिए। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस R का वैल्यू -1/3। क्लियर है? अच्छा, तो अब ये क्या बन जाएगा? 81
-1 into -1 is +1 upon 27 into 3 is 81 whole divided by 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 + 1 4 4 अपॉन 3 हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ओवरऑल हमको क्या मिला 81 का स्क्वायर -1 होल डिवाइडेड बाय 81 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 3 है ना, हम लोग को ये मिला। और अगर हम लोग इसको लिखे 81 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 into 81 is 1 into 1 is 1 8 plus 8 is 16 8 8 is 64 64 plus 1 65 6561 minus 1 that is 6560 होल डिवाइडेड बाय 81 और ये 4/3 डिवाइड में है ना, डिवाइड को इनटू में बदलेंगे और ये 4/3 क्या बन जाएगा 3/4 है ना। हम लोग जानते हैं डिवीजन का रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेशन, जब भी डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो नीचे वाला जो टर्म होगा वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो 3 into 27 is this। क्लियर है? और 4 से जब हम लोग 6560 को करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1640। क्या मिलेगा 1640। तो हमको Sn का वैल्यू क्या मिल जाएगा, Sn का वैल्यू हो जाएगा 1640 अपॉन 27। ठीक है, Sn का वैल्यू क्या आ जाएगा 1640 अपॉन 27। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम 120। बोल क्या रहा है कि 3 3 स्क्वायर 3 का पावर 3 इस तरीके से कितने टर्म का हमको जरूरत पड़ेगा जीपी में कि हमारा सम 120 हो जाए। ठीक है, तो एज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारा Sn हमको पता है, Sn क्या है 120। हमको ये नहीं पता है कि कितना टर्म्स में होगा, मतलब हमको n नहीं पता है। क्लियर है? हमको n का वैल्यू चाहिए और Sn का फॉर्मूला हमको जीपी में पता है a इंटू आर टू दावर a इंटू आर टू दावर n-1 होल डिवाइडेड बाय r-1 है ना। ये फॉर्मूला कब लेंगे, जब हमको r का वैल्यू 1 से बड़ा मिले। तो देखते हैं r का वैल्यू क्या है। r का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 क्या देगा 3 देगा, मतलब r का वैल्यू क्या है 3 है जो कि 1 से बड़ा है। तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है 120 के बराबर है। क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे a का वैल्यू 3 3 इंटू r का वैल्यू 3 3 के पावर में n-1 होल डिवाइडेड बाय 3-1 इज इक्वल टू 120 होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग बोल सकते हैं 3 टू दी पावर n-1 को एज इट इज रहने देते हैं और ये 2 को हम ऊपर की ओर ले गए और इस 3 को हम नीचे की ओर ले गए। क्लियर है? तो ओवरऑल हमको क्या मिला 40 इंटू 2 दैट मीन्स 3 का पावर n-1 3 का पावर n-1 इज इक्वल टू 80 है ना। और इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3 का पावर n का वैल्यू 80 + 1 दैट इज 81 होगा, है ना। और 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 है ना। 3 into 3 is 9 9 into 3 is 27 into 3 is 81, मतलब n का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। n का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो इससे क्या पता चला हम लोगों को कि अगर हम लोग 4 टर्म तक जाएं और उन सभी टर्म्स का सम करें तो 120 हमको मिलेगा लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए
11th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी whose common ratio is 3 and the sum of whose first 7 terms is 2186। हमको क्या बोला कि हमको जीपी का थर्ड टर्म चाहिए, हमको जीपी का थर्ड टर्म चाहिए। और कंडीशंस क्या क्या किया है, हम लोग को बोला है कि आर का वैल्यू 3 है और फर्स्ट 7 टर्म्स का सम S7 जो है वो है 2186। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब S7 है, सबसे पहले तो R क्या है, ग्रेटर देन 1 है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय R माइनस 1 इज इक्वल टू 2186, है ना। अब इसमें जो है A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू हमारा है, हम लोग को A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो A का वैल्यू हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। और R का वैल्यू हमारा है 3, है ना, R का वैल्यू हम लोग का 3 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 का पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू 2186। यही होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, n का वैल्यू भी हम लोग को गिवन है 7, है ना, तो n की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 7 पुट कर लेंगे। क्लियर है? तो इससे हम लोग इजिली a का वैल्यू ला सकते हैं। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 2186 multiplied with 2 whole divided by 3 to the power 7 minus 1, है ना। अब 3 to the power 7 क्या होगा, 3 to the power 4 जो है वो हमको देता है 81, है ना, और 3 का क्यूब देता है 27, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो 81 इंटू 3 क्या दे दिया, 243, है ना। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमको मिलेगा 729, और उसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2187, क्या आएगा, 2187। क्लियर है? तो हमको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा 2186 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 2187 माइनस 1, दैट मीन्स 2186 2186, ये और ये कैंसल आउट हो गया। तो हमको a का वैल्यू क्या मिला, हमको a का वैल्यू मिला 2, है ना। a का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला, a का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको क्या बोला, A3 का वैल्यू बताओ। A3 के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, A और R का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। R का वैल्यू है 3, है ना। तो अब हम लोग A3 पे आते हैं, हमारा A3 क्या हो जाएगा, A3 विल बी इक्वल टू A इंटू R के पावर में 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2 इंटू 3 के पावर में 2, दैट मीन्स 2 इंटू 9 दैट इज 18। मतलब हमारा थर्ड टर्म इस जीपी का क्या होगा, 18 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 5 and the sum of first 3 terms is 31/5, find the common ratio। पहला टर्म जो है जीपी का वो हमको गिवन है, वो है 5, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 है, और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम दिया हुआ, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, है ना। तो हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग को a प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू हमको क्या दे दिया है, 31/5, ठीक है। और हम लोग को पूछ क्या रहा है, हम लोग को बताना है कि r का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? चलिए, अगर हम लोग a को कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 31/5। a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 31/5। जब हम लोग a को कॉमन ले तो इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। अच्छा, a का वैल्यू है 5, तो अगर हम 5 पुट कर दे तो हम लोग को क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 1 प्लस आर
प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 31/5 इंटू 5, दैट मीन्स 31/25। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं आर प्लस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 31/25 -1। ये 1 LHS की तरफ गया तो वो क्या बन गया -1। तो हम लोग को क्या मिला, आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 31 - 25 दैट इज 6/25। यही होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब 25r स्क्वायर प्लस 25r माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। ये 25 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 6 इधर आ गया तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 25 इंटू 6 इज 150, है ना, 150 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे 25 लाया जा सकता है ये देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 3 इज 30, 30 माइनस 5 इज 25, यही होगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, इस 25r को हम लोग 30r माइनस 5r लिखेंगे, -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज होगा। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो इन दोनों में अगर हमको कॉमन लेना है तो हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 5r, है ना। तो अगर हम 5r कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, 25r स्क्वायर में मिलेगा 5r, क्योंकि 5r इंटू 5r क्या होगा, 25r स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 6 इज 30, r इंटू 1 इज r। मतलब हमको क्या मिला, अगर 5r कॉमन ले ले तो हमको मिलेगा 5r प्लस 6 इन दोनों टर्म्स में, है ना, माइनस अगर यहाँ पे 1 कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, 5r प्लस 6, ये होगा। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब अगर हम लोग 5r प्लस 6 कॉमन ले ले इन दोनों टर्म से तो हमको क्या मिलेगा, 5r प्लस 6 इंटू 5r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ओवरऑल हमको r का वैल्यू या तो -6/5 मिलेगा या तो फिर r का वैल्यू 1/5 मिलेगा। यही दो चीज हमको मिल सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको सिर्फ कॉमन रेशियो बताना है ना, हमको सिर्फ कॉमन रेशियो बताना है। तो कॉमन रेशियो हमको क्या क्या मिला, एक हमको मिला r का वैल्यू -6/5 और दूसरा हमको मिला r का वैल्यू 1/5। अगर हमको बोलता कि ये तीनों टर्म बताओ a r स्क्वायर, तो हमको पहले आर के लिए बताना पड़ता, फिर दूसरे आर के लिए बताना पड़ता। दो केसेस होते, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन में मैंने जिस तरीके से करा था उसी तरीके से ए आर और ए आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। उसमें हम लोग क्या किए थे, ए बाई आर कॉमा ए आर का वैल्यू निकाले थे। इसमें इन तीनों का भी वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा अगर हमको बोल दे कि टर्म्स भी निकालो अलोंग विथ आर। ठीक है, अगर आर निकालना है तब तक के लिए ये क्वेश्चन इतना ही में खत्म हो जाएगा, और अगर बोलेगा टर्म्स भी निकालो तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे केस 1 केस 2 करके। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 27, हमको क्या बोल दिया कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 27 है and the eighth term is 1/81। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। और हम लोगों को क्या बोल दिया, S10 का वैल्यू बताओ कि क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले A8 से हम लोग क्या करेंगे, हमको A का वैल्यू तो पता है तो हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग A8 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A इंटू r टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 1/81, यही होना चाहिए क्योंकि 8 हमारा 1/81 है। अब a का वैल्यू है 27, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 27 इंटू आर का पावर 7 इज इक्वल टू 1/81।
क्लियर है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज r का पावर 7 इज इक्वल टू 1/81 इंटू 27, है ना? इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, दैट इज 1/3 का पावर 7 बोल सकते हैं। और इसको हम लोग ये बोल सकते हैं 1 का पावर 7/3 का पावर 7, दैट मीन्स 1/3 का पावर 7। क्लियर है? तो ओवरऑल हम लोग r का पावर 7 को क्या बोल सकते हैं? 1/3 का पावर 7। तो अगर इक्वेट करें तो हम लोग r का वैल्यू क्या बोलेंगे? 1/3। r का वैल्यू आ गया। अब हमको S10 चाहिए, है ना? क्या चाहिए हमको? S10 चाहिए। सम टू 10 टर्म्स। S10 क्या होगा? r जो है वो मेरा क्या है? 1 से छोटा है। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? a इंटू 1 - r⁴ होल डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है? अगर हम लोग इसको यूज करें, a का वैल्यू 27 इंटू 1 - r का वैल्यू 1/3 के पावर में n का वैल्यू, n क्या है? हमको 10 टर्म्स तक का सम चाहिए, मतलब n का वैल्यू है 10। क्लियर है? तो ये हमारा नंबरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर पे बात करते हैं। 1 - r, दैट मीन्स 1 - 1/3 ये होना चाहिए। क्लियर है? अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू जो होगा वो 27 इंटू 1 - 1/3 के पावर में 10 होल डिवाइडेड बाय ये 3 - 1 दैट इज 2/3 होगा। क्लियर है? और अगर हम इसको सॉल्व करें और तो हम लोग बोल सकते हैं ये 2/3 ऊपर जाकर के 3/2 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 1 - 1/3 का पावर 10। क्लियर है? तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट विल बी इक्वल टू 81/2 इंटू 1 - 1/3 का पावर 10। आप चाहो अब तो 3 का पावर 10 का वैल्यू निकाल करके लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर इतना में ही हमारा आंसर जा सकता है, क्योंकि 3 का पावर 10 जो है हमारा एक बहुत बड़ा वैल्यू है। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं जब हमको a का वैल्यू दिया हुआ हो और हमको बोल दे कि S10 का वैल्यू निकालो। ठीक है? गिवन कि एक टर्म का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 टर्म का वैल्यू दिया हुआ था, है ना? हम लोग को क्या बोला था कि 8 टर्म जो है a इंटू r⁴ हमारा 8 टर्म का फॉर्मूला होता है। 8 टर्म जो है 1/81। तो हम लोग जो है इससे r का वैल्यू लेकर के आए और r का वैल्यू लाने के बाद फिर हम लोग S10 का वैल्यू लेकर के आए। क्लियर है? चलिए, अब जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस जीपी का। ठीक है? तो अच्छे तरीके से इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है मेरे हिसाब से आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए जीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है? इन केस अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे डिस्कशन ग्रुप में जाकर के उस क्वेश्चन को भेज सकते हो। हम लोग जो है उसे आपको सॉल्व करके बता देंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। क्लियर है? चलिए, ध्यान से देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। बोल रहा है पहला 3 टर्म्स का सम क्या है? 16 है। एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 128। और आगे का और 3 टर्म्स का सम क्या है? 128 है। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे सम पे बात हो रहा है, प्रोडक्ट पे बात नहीं हो रहा। जब प्रोडक्ट पे बात नहीं हो रहा है तो हमको क्या लेना होगा? ए आर और ए आर स्क्वायर, उसके पहले 3 टर्म्स होंगे, और ए आर क्यूब, ए आर के पावर में 4, ए आर के पावर में 5, नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब कंडीशन क्या बोल रहा है? इन तीनों का सम जो है वो क्या है? 16 है।
द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 16, मतलब a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, और नेक्स्ट तीन टर्म्स मतलब ए आर क्यूब प्लस ए आर का पावर 4 प्लस ए इंटू आर का पावर 5 इज इक्वल टू 128, है ना, क्या है 128। हमको क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो और एसएन सम टू एन टर्म। सबसे पहले हमको ए चाहिए, आर चाहिए और एसएन चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग ए आर और एसएन लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू 1 प्लस आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नहीं तो फिर क्या करते हैं, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू 16 एज इट इज रहने देते हैं। अगर हम इस पे बात करें, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस पे बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम आर क्यूब बाहर निकाल दे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा पहला टर्म जो होगा वो a बचेगा, दूसरा टर्म हम लोग का ए आर बचेगा और तीसरा टर्म हमारा ए आर स्क्वायर बचेगा, है ना, इसके जैसा आ गया। इट इज इक्वल टू 128। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो आर क्यूब इंटू 16 विल बी इक्वल टू 128, है ना। अब देखते हैं, 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 34 यही होगा ना, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32 इज इक्वल टू दिस। अब हमको क्या मिला, 4 इंटू 8 इज 32, मतलब ओवरऑल आर क्यूब का वैल्यू हमको क्या मिला, आर क्यूब का वैल्यू हमको मिला 8, मतलब आर का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 8 होगा, दैट मीन्स 2 होगा। क्लियर है, आर का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। हमको चाहिए ए का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इधर जो है आर का वैल्यू पुट करेंगे और ए का वैल्यू लेकर के आएंगे। अगर हम यहाँ पे कॉमन ले ले ए को, 1 प्लस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, ए इंटू दिस विल बी 16। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हमको आर का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू क्या है 2, तो जहां जहां आर है यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर दैट इज 4 लिख देंगे, यहाँ पे आर था तो यहाँ पे 2 लिख दिए और बाकी एज इट इज रहा, इज इक्वल टू 16। मतलब a इंटू 4 to 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 16 होगा। इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा, 16/7। क्लियर है, r का वैल्यू 2, a का वैल्यू 16/7। ठीक है, r का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 16/7। अब हमको चाहिए हमारा Sn। Sn का वैल्यू क्या होगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर का पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय r-1। r जो है 2 है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। चलिए, a का वैल्यू क्या है 16/7 मल्टीप्लाइड विथ r का पावर n मतलब 2 का पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय r-1 दैट मीन्स 2 - 1 दैट इज 1। तो हमको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा 16/7 इंटू 2 टू दी पावर n-1। n का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग आंसर यहीं पर ला करके खत्म कर देंगे। क्लियर है, अगर हमको बोल दे कि n का वैल्यू इतना है तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करके उसका आंसर लेकर के आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जीपी का जितना भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए है आज। आप लोग जो है अब ट्राई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए और अच्छा रिजल्ट लेकर के आइए। थैंक यू।